वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाएं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका सीटीपी का सेशन होता है ये आपके लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो यहाँ पर एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाते हैं ये बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, तो ये रिपीट होने के चांसेस भी हैं। साथ ही साथ आपको थ्योरी भी करवाई गई है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपको एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप इतनी थोड़ी सी मेहनत जो है वो स्वयं भी कर सकते हैं। और मेहनत क्या करनी है? मेहनत आपको ये करनी है कि आपको डेली सेशन जो है वो लेने हैं। आपका डेली सेशन होता है किस टाइम है, तो आपको बता दें डेली आपका प्रैक्टिस सेशन का टाइम जो है वो 5 PM पर है। 5 PM पर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। साथ ही साथ अभी तक तो थियरी क्लासेस हो रही थी, बट थियरी इसकी मोस्टली थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो एक आध टॉपिक अगर रह गया है, बाई चांस लगेगा कि भाई इसकी नीड है, तो उसको भी आपको करवा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का कि बालकों को अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों को हम सिखाते हैं। जो अधिगम मतलब होता है सीखना, उनका सीखना सबसे ज्यादा प्रभावशाली कब होगा? बताओ, इफेक्टिव कब होगा? चिल्ड्रंस लर्निंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, कब होगा? पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, जब बच्चा पढ़ने लिखने और जो गणितीय कुशलताएं हैं उनमें सिर्फ योग्य हो। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा जब शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। बताओ कब इफेक्टिव होती है? Children's learning will be most effective when the focus will be on reading, writing and mathematical skill। ऐसा नहीं होता है, सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम क्या करें, हम सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स हमारे अंदर आ जाए या हमें रीडिंग और राइटिंग आ जाए, तो यही सिर्फ सीखने को नहीं कहा जा सकता है। Children's cognitive, emotional and psychomotor aspect will develop. The teaching system will be monopolistic. The teacher will take the lead in the learning process and keep the children inactive। पहली बात तो ये है कि आपको पता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप सभी जानते हैं कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता कि वो स्वयं एक्टिव रहे, ठीक है, क्योंकि वो खुद तो एक्टिव रहे और बच्चा इनएक्टिव रहे। नहीं, जो हमारा एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो क्या करती है, और हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, दोनों में ये बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि शिक्षक एज ए फैसिलिटेटर है। ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है? एज अ फैसिलिटेटर है कि आपको सिर्फ सुविधा प्रोवाइड करने के लिए है। वो अपना मनोरंजन वहां करने नहीं आया ना, वो अपने आप सीखने आया। वो क्या है? आपको सिखाने आया है। वो भी जहां पर आप अटकते हैं, जहां पर आपको जरूरत होती है, वो अपनी समझ से वो प्रयास करता है। लेकिन आपको बच्चा एक्टिव ना रहे और टीचर एक्टिव रहे, नहीं। इसीलिए जो व्याख्यान विधि है छोटी क्लासेस में हम क्यों नहीं उनको प्रमोट करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब हम व्याख्या विधि लगाते हैं छोटी क्लासेस में तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी? नहीं, शिक्षण व्यवस्था एक अधिकारवादी नहीं होती है। करेक्ट आंसर है बी वाला ऑप्शन। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। सीखना तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब हमारे लर्निंग प्रोसेस में क्या हो, जब हमारे लर्निंग प्रोसेस में कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर एस्पेक्ट जो हैं ये भी सभी डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला प्रश्न कौन सा है? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। करेक्ट है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं? आपसे पूछा गया है यहाँ पर अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है, जल्दी से बताएंगे। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है, जल्दी से ये बताओ। अधिगम का अवलोकन किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अधिगम का अवलोकन किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? यहाँ पर जल्दी से सभी को करेक्ट आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। और सेशन को लाइक और शेयर भी करते हैं, सेशन को लाइक और शेयर भी करते हैं सभी के सभी। यहाँ पर बच्चा ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करते हैं, आप सब जानते हैं अधिगम
जब हम सीखते हैं तो सीखते हैं, कोई ना कोई उसका लक्ष्य जरूर होता है, लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है हमारा सीखना, तो ये तो सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, हाँ जी, लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, हाँ जी। अधिगम की लर्निंग की डेफिनेशन ही यही है कि हमारे व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है वही क्या है, अधिगम है। लेकिन अगर हम ए वाले ऑप्शन की बात करें, इसको ध्यान से देखेंगे, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, नहीं। अधिगम को आप सीखे कितना है कितना नहीं सीखे, ये कैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से देख के बता सकता है, नहीं बता सकता। तो यहां पर लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, नो, लर्निंग जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं हो सकती। इसके लिए आपने सीखा है या नहीं सीखा, इसके लिए आपके टेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष है नहीं ना, आपको देख के कोई बता देगा कि आप कितना सीखे कितना नहीं सीखे, नहीं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट लर्निंग को लेकर क्या है, गलत है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है, आपने बताना है, इनमें से बताओ अधिगम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लर्निंग, लर्निंग के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, वो चूज करना है आपका। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, ओके, लर्निंग इज जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, लर्निंग इज मैच्योरिटी। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, सीखने का मतलब सिर्फ ये है कि हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम ज्ञान के लिए नहीं, बहुत सारे जीवन में काम होते हैं, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए भी हम सीखते हैं, ठीक है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम अपने रोजगार के लिए सीखते हैं, ठीक है, कई लोग जो है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिहेव करने के लिए कि हमें कैसा व्यवहार करना है, इसलिए कई चीजें हम सीखते हैं। तो यहाँ पर सीखना सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है नैदानिक परीक्षा, जिसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, का मुख्य उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आर, क्या है भाई, कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे, यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चा कि नैदानिक परीक्षा जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका प्रमुख कारण क्या है, बताओ, इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से फटाफट सभी बताएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चा, यहां पर ध्यान रखना, जो नैदानिक उद्देश्य होते हैं, नैदानिक टेस्ट होते हैं, इनका मेन वर्क क्या होता है, इनका मेन काम जो है वो ये है बच्चा कि छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना, कि छात्र को जिस चीज में कठिनाई हो रही हो तो उसकी प्रकृति की जांच होती है कि भाई इसको ये कठिनाई क्यों हो रही है, ठीक है। टू नो द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स डिफिकल्टीज, कि बच्चों को इस फील्ड में क्यों दिक्कत हो रही, किस बच्चे को किस तरीके की दिक्कत हो रही, इसके बारे में जाना जाता है, और इसका क्या, इसी वजह से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, फिर इसका निराकरण किया जाता है, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, 4 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया प्रगति तब हो सकती है जब बच्चे जब सीखते हैं तो उनके सीखने में प्रगति कब होती है, इसके बारे में पूछा गया है। उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, जब बच्चे की प्रगति की नियमित रूप से हम जांच करें कि बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, कितनी प्रगति नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी, कि बच्चा प्रगति कर रहा है ये तो ठीक है, लेकिन प्रगति सही हो रही है नहीं सही हो रही, तो उसमें साथ साथ सुधार भी हम करते रहे कि कहां पर बच्चे को सुधार की जरूरत है। बच्चों की नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। यहाँ पर पूछा गया है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब तो बच्चा, सीधी सी बात, एक होता है बच्चा सीखता जा रहा है, लेकिन जरूरी क्या है कि बच्चा सही क्या सीख रहा है, ठीक है, बच्चा सीख रहा है अच्छी बात, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि बच्चा सीख क्या रहा है,
ठीक है, तो यहां पर इसके लिए जरूरी क्या है, कौन सा ऑप्शन, नियमित रूप से जांच करना। नियमित रूप से जांच करना तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें कि नियमित रूप से जांच तो कर रहे हैं, लेकिन मेन बात क्या है, जांच करने के बाद बच्चे की सुधार की भी तो आवश्यकता होगी, सुधार की भी तो आवश्यकता होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका कौन है बच्चा, करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। अगर हमने उनकी प्रगति जांची, ठीक है कि भाई हाँ चलो बच्चा रोज इतना सीख रहा है, लेकिन रोज इतना सीखने में उसको समझ में आई है कुछ चीजें या नहीं आई हैं, वो किस ढंग से सीख रहा है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सुधार, अगर आवश्यकता लगता है कि सुधार की जरूरत है तो हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है, सभी का सही है भाई, ध्यान दे। नेक्स्ट की बात करें, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, कई बार विद्यार्थी सीखते हैं लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ छूट जाता है। अब बताओ उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए, उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए, जो रिक्तियां रह जाती हैं फिर उनका क्या निदान के द्वारा भाई दूर किया जाता है उन रिक्तियों को। अब इसके बाद करना क्या क्या चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा है भाई, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से बताओ। यहां पर ध्यान से देखो, विद्यार्थियों के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं, जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या करना चाहिए, उनके निदान के लिए हमें, और निदान के बाद क्या करना चाहिए, सघन अभ्यास कर होना। सघन अभ्यास कार्य तो तब होना चाहिए ना जब हम बच्चे की गलतियां हमने पहचान पाएंगे, फिर उनका हम निराकरण करके पहले उनको बताएं, ठीक है, तब हम ना अभ्यास कराएंगे। समुचित उपचारात्मक कार्य, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चों की जो रिक्तियां रह गई हैं उनके निदान के लिए हमें समुचित उपचारात्मक कार्य कराना चाहिए। इससे क्या होगा, जो गलतियां रहेंगी उनका हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे, इससे उनमें सुधार होगा। तो यहाँ पर आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ गैप्स इन स्टूडेंट लर्निंग शुड बी डन, क्या शुड बी डन, प्रॉपर रिमीडियल वर्क शुड बी डन, ठीक है, प्रॉपर रिमीडियल वर्क शुड बी डन। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है बच्चा वो आपका बी वाला ऑप्शन है, ध्यान देके। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। आपसे पूछा क्या गया कि कौन सा उदाहरण ऐसा है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। जब भी प्रश्न पढ़े बच्चा एक चीज हमेशा ध्यान दें कि आपसे है पूछा गया है कि नहीं है पूछा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको प्रश्न आता है पर आपने यहां पर ध्यान नहीं दिया और आप क्या करा, आंसर गलत लगा दिया, तो उन चीजों को भी साथ में ध्यान रखेंगे। अब हमने पढ़ा कृष्ण ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, ये अभिप्रेरणा का उदाहरण है क्या। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, अच्छा जी। जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। राम ने तेजी से आधुनिक और प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की है। इंग्लिश में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का रिजल्ट कौन सा नहीं है। कृष्णा हैज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द डांस फ्रॉम 1 hour to 2 hour। जॉन स्टुअर्ट मिल स्टार्टेड स्टडिंग फिलोसफी एट द एज ऑफ 12। यहां पर हम बात करें और देखिए नेक्स्ट है आपका कि जगन हैज स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। राम हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस इन कोरिलेटिंग मॉडर्न एंड एंशिएंट हिस्टोरिक ट्रेंड्स। अब बताइए आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चा एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर कि अभिप्रेरणा का परिणाम, मोटिवेशन की बात की गई है बच्चा, यहाँ पर मोटिवेशन, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है, तो ये मोटिवेशन की बात की गई है, ये मोटिवेशन की बात की गई है, बताओ। तो यहाँ पर कोई मोटिवेशन की तो बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है अभिप्रेरणा का परिणाम ये नहीं है। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में, ये इंटरेस्ट की बात है, ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखिएगा। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, कोई आफत नहीं आन पड़ेगी। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक को का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। किसी प्रारंभिक कक्षा में क्या, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। जो एक प्रभावशाली शिक्षक है वो क्या करेगा, द एम ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इन अ एलिमेंट्री क्लास वुड बी मोटिवेट स्टूडेंट्स, वुड बी टू मोटिवेट स्टूडेंट, रटकर याद करने के लिए, जिसमें वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए बच्चा, आप सब जानते हैं बच्चा, जब हम यहाँ पर देखते हैं
ठीक है, जब हम यहाँ पर देखते हैं सुधीर प्रजापति, मैंने ये ऑलरेडी बोला है कि कुछ टॉपिक रह गए हैं, मैं उनको करवा दूंगी बच्चा, ठीक है। वो आपका आरटीए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो भी आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। एक दिन का टॉपिक है, किसी भी दिन करा दिया जाएगा। शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना है, रट कर याद करने के लिए। बच्चा पहली बात तो ये है, कोई भी अच्छा शिक्षक जो है वो रटने पर बिल्कुल फोकस नहीं करता, बच्चों को रटाने के लिए बिल्कुल फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि रटाना जो है वो बिल्कुल रटंत प्रणाली एनईपी 2020 में तो एकदम से बैन कर दी कि भाई बिल्कुल बेकार है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी यही चीजें कही गई हैं। तो यहाँ पर जहां पर भी बात करें, रटने वाली बात अगर कहीं कही गई है तो वो तो हो नहीं सकता। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें वे शिक्षक का सम्मान करें। बच्चा किसी को हम दंड के मतलब शिक्षक को ये चाहिए कि वो बच्चों को डराए धमकाए, कि बच्चों को दंड देके डराए ताकि वो शिक्षकों का सम्मान करे। शिक्षक ऐसा करता है क्या? आजकल के शिक्षक ऐसा करते हैं तो बच्चे जो है वो उन्हें और डरा दे, कहते हैं बाहर निकलो बताते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे काम करने के जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, गलत है। हाँ, बच्चे को पढ़ाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चा अंक अच्छा प्राप्त करे। फिलहाल बात करें, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर लाए, भले क्लास में वो कुछ भी करे कुछ ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स को भी, वो टीचर भी यही चाहता है कि भाई बढ़िया नंबर लाए, हमारे क्लास का नाम करे, हमारे सब्जेक्ट का नाम हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुमने क्या सीखा क्या नहीं करा। यह हकीकत वाली बात है। बाकी आते हैं कागजों वाली बात पे, तो कागजों वाली बात में ये बिल्कुल बैन है कि ऐसा काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। हम अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई नहीं करवाते हैं और ना हम पढ़ते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये तो तीनों हो गए गलत। करेक्ट आंसर एक है, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बच्चा यहाँ पर अच्छे टीचर होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि बच्चे को हम रटने से दूर रखें। दूसरी बात क्या है, बच्चे को क्यूरियोसिटी बने रहे। जब बच्चा क्यूरियस रहेगा किसी चीज को जानने के लिए तो वो उस चीज को सीखने में और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, फिर वो उस चीज को सीखने के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चा डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। द एम ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इन एन एलिमेंट्री क्लास वुड बी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लाइक टू लर्न फॉर द शेक ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमरदीप, एग्जैक्टली बच्चा कैसी चाहिए? एजुकेशन, एजुकेशन चाहिए बिल्कुल मेडिटेशन में। लेकिन मेडिटेशन में यहाँ पर देखो जॉन 12 वर्ष की उम्र में और यहाँ पर घंटे बढ़ाकर ये कर दिया राम ने। कहां पर मेडिटेशन वाला, कहां पर बात की गई है? मेडिटेशन कहां पर आ गया बच्चा? यहाँ पर मेडिटेशन तो नहीं दिया बच्चा। तो सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, करेक्ट आंसर डी है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए, अध्ययन करने हेतु तो अतिरिक्त रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करेगी ये बताना है। जो प्रतियोगितात्मक परीक्षक है उससे व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट टू बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू स्टडी? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाय थ्रेटनिंग देम विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बाय हेल्पिंग देम सेट पर्सनल गोल्स एंड मास्टर देम, बाय ऑफरिंग विजिबल रिवार्ड्स सच एज कैंडी, बाय क्रिएटिंग एंजाइटी एंड फियर इन देम। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जल्दी से बताएंगे बच्चा। यहाँ पर अगर आप एक बात बताओ, अपने विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए, ठीक है, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए, मतलब आप आंतरिक रूप से अंदर से बच्चे को कैसे मोटिवेट करोगे इसकी बात की गई है बेटा। तो ध्यान से बात करें यहाँ पर, तो प्रतियोगितात्मक परीक्षक से ऐसा तो नहीं है कि हम बाय थ्रेटनिंग देम विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे हम उत्प्रेरित प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को, ना ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे के, देखो हर बच्चे के अपने गोल होते हैं, हर बच्चे के अपने अलग गोल होते हैं, किसी का भी गोल सेम नहीं हो सकता। कि जो मेरे जैसे आप हैं यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, किसी का गोल कुछ होगा, किसी का गोल कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सबने एक ही गोल सेट कर रखा है। तो टीचर को क्या चाहिए, बच्चे के गोल के हिसाब से उसको प्रिपेयर करे। तो यहाँ पर वही लिखा है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, बच्चा किस दिशा में जा रहा है, बच्चा किस हिसाब से सीख रहा है, उस हिसाब से हम व्यक्तिगत रूप से बच्चे को बता सकते हैं कि भाई तुम
जो है इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो, या ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छी है, और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करने के लिए, ठीक है, और वो उस फील्ड में अपना बेटर कर पाए, 100% दे पाए, उसमें टीचर उनकी हेल्प करके कर सकता है ये, ठीक है, बच्चे को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, ठीक है, सभी का सही है। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, विनय साइमन परीक्षण की बात की गई है, ठीक है, विनय साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, या अभिक्षमता का? आपको पता है कि विनय साइमन ने किसका परीक्षण किया था? यहाँ पर ये पूछा गया है, विनय साइमन ने किसका परीक्षण किया था? बच्चे ये बताना है, जल्दी से बताएंगे। अगर विनय साइमन की बात करें, विनय साइमन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर आपका जनरल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो बच्चा ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर हम बात करी है हमने विनय साइमन टेस्ट की, तो विनय साइमन टेस्ट सामान्य बुद्धि का मेजरमेंट करता है, सामान्य बुद्धि का मेजरमेंट करता है, ठीक है, किसका? विनय साइमन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर जनरल इंटेलिजेंस। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। भाटिया बैटरी इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? भाटिया बैटरी जो है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज होती है? जल्दी से बताएंगे। पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस या एप्टीट्यूड? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? यहां पर पूछा गया भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। बच्चा ध्यान से देखें तो आपको पता होना चाहिए, भाटिया बैटरी की जब हम बात करते हैं तो ये एप्टीट्यूड के लिए नहीं, ना ही रुचि के लिए, ना ही व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के मापन के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे, भाटिया बैटरी इज यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, ठीक है, किसके मेजर के लिए? इंटेलिजेंस के लिए, मेजर के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, किसने भाटिया बैटरी जो परीक्षण है इसकी खोज किसने की? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? जिन्होंने भाटिया बैटरी टेस्ट की खोज की इंटेलिजेंस के लिए, उनका नाम क्या था? चंद्रमोहन भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया, ठीक है, इन्होंने भाटिया बैटरी का प्रयोग किया, और कब किया? 1953 में। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए चंद्रमोहन भाटिया ने भाटिया बैटरी का प्रयोग किया था, ठीक है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किया था, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने बुद्धि परीक्षण में 5 बौद्धिक उप परीक्षण भी शामिल थे, 5 बौद्धिक उप परीक्षण भी इसमें शामिल है, उप परीक्षण भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी आपके लिए प्रश्न है, सभी के लिए। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है, अभी के अभी मैंने ये डिस्कस किया है, तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है कितने? भाटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कंटेन्स 5 सब टेस्ट, 8 सब टेस्ट, 4 सब टेस्ट या 7 सब टेस्ट? अभी के अभी बताया था, तो अब तो गलत होने का कोई सवाल नहीं होता है, जल्दी से बताएं, फटाफट से बताएं। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, फटाफट से बताएं। बच्चे यहां पर भाटिया बैटरी की बात करें तो भाटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कंटेन, अभी तो मैंने बताया था 5 उप परीक्षण, कौन कौन से? तो पहला है इसमें कोह का ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, कोह का ब्लॉक टेस्ट, ये हो गया पहला परीक्षण। दूसरा हो गया आपका पास अलोंग टेस्ट, तीसरा हो गया बच्चा आपका आकृति निर्माण टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, चौथा हो गया आपका तात्कालिक स्मृति टेस्ट, पांचवा हो गया आपका तस्वीर निर्माण टेस्ट, निर्माण टेस्ट। तो ये 5 प्रकार के टेस्ट थे, ठीक है, 5 प्रकार के सब टेस्ट जो है वो शामिल किए गए थे, करेक्ट। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है
5 सब टेस्ट, और 5 सब टेस्ट कौन से हैं, क्योंकि बाई चांस आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 5 सब टेस्ट कौन कौन से हैं, इनमें से कौन से 5 सब टेस्ट भाटिया बैटरी से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पांचों पता होने चाहिए। ये है ब्लॉक टेस्ट, दूसरा है पास एलोंग टेस्ट, तीसरा है आकृति निर्माण, चौथा है तात्कालिक स्मृति और टेस्ट, और पांचवा है तस्वीर निर्माण टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट की बात करें, भाटिया परीक्षण बैटरी में सम्मिलित है, सेम क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताएंगे और आगे जाएंगे। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2, 3, 5, 7। बच्चा भाटिया टेस्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ 5 सब टेस्ट, अभी के अभी बताए, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा सेम ही तो था, तो यहां पर करेक्ट आंसर 5 सब टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। अब यहां पर पूछा गया आपसे कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की बात की जाए तो ये किसका मापन करता है। जैसे हमने बिने साइमन पढ़ा, बिने साइमन परीक्षण किसका मापन करता है बेटा, जनरल जो हमारी जनरल इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, उसके परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। अब यहां पर बताओ, व्यक्तित्व के निर्माण मतलब व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या उपयुक्त में से किसी का मेजरमेंट ही नहीं करता। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण की बात की जाए तो बच्चा ये पर्सनालिटी का तो नहीं करता, ना पढ़ने की दक्षता, रीडिंग एबिलिटी का नहीं, ये इंटेलिजेंस का टेस्ट करता है, बुद्धि का परीक्षण करता है, ये ध्यान रखिएगा। किसका करता है, ये बुद्धि का परीक्षण करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने 5 प्रकार की तर्क शक्ति के बारे में बात की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिख भी सकते हैं, संज्ञानात्मक क्षमता के आत्मक क्षमता के 5 कारकों पर डिपेंड करती है। ठीक है, 5 कारकों पर 5 कारकों पर निर्भर करती है। वो 5 कारकों के बारे में बात की जाए तो कौन कौन से हैं, सबसे तरल तर्क शक्ति, तरल तर्क शक्ति, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ज्ञान, तीसरी बात की जाए तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका मात्रात्मक तर्क शक्ति, छठा कौन सा है, छठा है आपका दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण। पांचवा कौन सा है, पांचवा है आपका ठीक है, ये 5 कारकों संज्ञानात्मक क्षमता का मापन करता है, और मापन किस प्रकार के करता है, तो ये इस 5 प्रकार से करता है। तरल तर्क शक्ति जो आपके अंदर होगी, ज्ञान, मात्रात्मक तर्क शक्ति, दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण, और पांचवा जो है वो है आपका कार्य स्मृति का मापन, की कार्य में आपकी स्मृति जो है उसका मापन करके। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू लर्नर, लर्नर को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लर्नर को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, ये बताओ, लर्नर को बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, इसके बारे में बात करनी है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां पर हम बात करें, बच्चा ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर, संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलता, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहां पर फटाफट से सभी बच्चों ने आंसर करना है। बच्चा एक बात बताइए, अगर हम संरचनावाद की बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें, तो इसमें आपको मोर फ्रीडम मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी, नहीं।
फंक्शनलिज्म की बात की जाए, नहीं, क्योंकि कोई ना कोई एक फंक्शन बता दिया जाएगा और उसमें आप बंध जाएंगे। लेकिन अगर हम वही व्यवहारवाद में व्यवहार में बंद के रह जाएंगे। लेकिन अगर हम सृजनशीलतावाद की बात करते हैं तो बच्चा इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती, इसमें अधिगमकर्ता को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती। वो जिस तरीके से चाहे, जिस तरीके से उसका माइंड जो है इसमें एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है, जिस तरीके से चाहेगा वो वैसे क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करेगा। जबकि इन सभी में अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। आप अपने दिमाग को जिस तरीके से चलाना चाहते हो, कोई नई चीज बनाना चाहते हो, वैसे ही बनाओगे, ठीक है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि एक ऐसा बच्चा जो हमेशा क्या करता है कि एक समस्या को कितने मतलब एक से अधिक तरीके से कैसे समाधान किया जा सकता है, कि ये नहीं समस्या देखी और उसका रटा रटाया समाधान, ठीक है, उसका रटा रटाया समाधान नहीं, एक समस्या के लिए आप कितने तरीकों से उसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। तो आपको बताना क्या है कि किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है रूही का ये गुण जो है वो किन गुणों के बारे में बता रहा है बच्चा। अभी हमने यही तो क्वेश्चन जो है वो यही सेम तो पढ़ा है पीछे। Ruhi always think of multiple solution to a problem. Many of these solutions are original. Which qualities is Ruhi exhibiting? तो बच्चा ये उसकी सृजनात्मक क्षमता है, ये उसकी सृजनात्मक विचारक क्षमता है कि भाई वो कैसे सोचती है, उसके थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव है। अगर अब जैसे कोई बच्चे ने मेरे से किसी बच्चे ने पूछा, मैंने आपको बता दिया कि 3+4 कितना है, मैंने बता दिया 7, ठीक है। अब बच्चे ने, मैंने कहा 7 कब कब आएगा, अब बच्चे ने दिमाग ही नहीं लगाया। एक बच्चा ऐसा था जिसने बोल दिया कि 7 मतलब 3+4 होगा, मैम आपने यही पढ़ाया था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या बताएंगे कि मैम 1+6 7, 2+5 7, ठीक है, 4+3 7, 3+4 7। तो इस तरीके से भी कुछ बच्चे बताएंगे, यानी कि ये बच्चे कैसे हैं, ये बच्चे क्रिएटिव थिंकर हैं। ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, ये बच्चे क्रिएटिव थिंकर कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये सृजनात्मक विचारक हैं, ये क्रिएटिव थिंकर हैं। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, एडॉप्टिव थिंकिंग। स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन या अनुकूलन चिंतन किस पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स, बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसे बॉक्स वाली थिंकिंग कहा जाता है। वो नहीं कहते कि एक जो चीज बता दी उसी को बस फॉलो करना है, एक, जबकि इसमें क्या है, पदानुक्रमित अभिक्रम सिद्धांत जो जेपी गिलफोर्ड ने दिए थे, ठीक है, पदानुक्रमित अभिक्रम सिद्धांत जो जेपी गिलफोर्ड साहब ने दिए थे, उनमें से एक के बारे में इन्होंने ये भी बताया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, कि जैसे चला आ रहा हो कि एक फैमिली में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, वैसे ये तो बच्चों पर आधारित, तो एक एग्जांपल में जैसे चला आ रहा हो कि सभी जो है कोई भी इस प्रकार से कार्य नहीं करता, आप उस कार्य को अलग तरीके से कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स। यानी डाइवर्जेंट थिंक, आपको अपनी एक समस्या को या कोई भी एक कार्य करने के लिए कोई वही पुराना आइडिया नहीं फॉलो कर रहे हो, आप क्या, आप अलग तरीके से ऐसा नहीं आप कार्य नहीं कर रहे हो, कार्य कर रहे हो पर आप अपनी अलग थिंकिंग से कर रहे हो, ठीक है, आप अलग थिंकिंग से करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और टीचर को हमेशा चाहिए, एक टीचर हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग को ही प्रमोट करना चाहिए, उसको कभी भी बच्चे की थिंकिंग को कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बनानी चाहिए कि एक समस्या के लिए वो सिर्फ एक ही समाधान कर पाए, फॉलो करा हुआ, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करना चाहिए हर पॉइंट को लेके। कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो आपको यहां पर बताना है कि बच्चे जो क्रिएटिव है, जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, वो किस थिंकिंग से रिलेट करती है, किस थिंकिंग से रिलेट करती है, ये बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ।
फटाफट से बताओ। अपसारी चिंतन, अविसारी चिंतन, संवेगी चिंतन, अहमवादी चिंतन। पहली बात तो रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, इगोइस्टिक थिंकिंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ना ना गलत है ये। इमोशनल थिंकिंग पे ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ जी डाइवर्जेंट थिंकिंग तभी तो होगी जब आप क्रिएटिव होंगे, अदरवाइज तो आप अपना रट्टा रटाया पुराना वही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। बच्चे का क्रिएटिव माइंड तभी, अगर कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव माइंड का है, इट मींस उसकी थिंकिंग कैसी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का है वो। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, अगर हम सृजनात्मकता की बात करें तो वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये बताओ। क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू मॉडलिंग, इमिटेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। सृजनात्मकता किस थिंकिंग से रिलेटेड? अभी के अभी बताया था, तो अभी तो ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आप सभी से। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है किससे? मॉडलिंग से संबंधित है? ना जी भाई, अनुकरण से नहीं। ये अभिसारी चिंतन से संबंधित है? नहीं। ये अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है, क्योंकि क्रिएटिव जो बच्चा है वो बहुत तरीके से सोचता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत है। कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होता है कि एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, बस उसी को, एक किसी समस्या के लिए आप एक समाधान अगर बताया गया है तो दूसरी समस्या जब आएगी तो आप वही समस्या को, समाधान को फॉलो करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे कि भाई इसको इस तरीके से भी हल करा जा सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। कई बार आपसे सीधे यहाँ की फुल फॉर्म पूछी गई है कि CCE स्टैंड फॉर, CCE स्टैंड फॉर व्हाट? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है कि CCE किसके लिए होता है, या इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। अब बताओ, बल देता है, किस पर बल देता है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण होता रहे बच्चे का, इस पर बल देता है। दूसरा है आपका, सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। नेक्स्ट हम बात करें, शिक्षण के साथ शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर किस पर जोर देता है? यहाँ पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चा, जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगी, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किस पर, वो सीखने के सुनिश्चित करने के व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करने पर बल देता है। ना ना, यहाँ पर करेक्ट आंसर वो बल किस पर देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित करना है, रिकॉर्ड करना है और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। Continuous and comprehensive evolution focuses on how learning is to be observed, recorded and improved. Learning को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, कैसे रिकॉर्ड किया जाए और कैसे इसको और बेटर किया जाए और इंप्रूव किया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और प्रश्न जो मैंने आपको बताया है कि CCE किससे मतलब CCE का फुल फॉर्म क्या है? CCE स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट की बात करें, मूल्यांकन योजना के अवयव कौन से हैं? जब मूल्यांकन योजना होती है उसके अवयव आपको बताने हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन प्लान? व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन प्लान? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। उद्देश्य, विश्लेषण, संसाधन, प्राधिकार। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? मूल्यांकन योजना के अवयव बताने हैं आपको। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इवोल्यूशन प्लान? ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, रिसोर्सेज एंड अथॉरिटी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? मूल्यांकन अगर हम बात करें यहाँ पर मूल्यांकन जो आपका दे रखा है कि मूल्यांकन योजना के अवयव, तो बच्चा याद रखना मूल्यांकन योजना के अवयव जो है, पहला होता है आपका उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा बात की जाए यहाँ पर संसाधन की, सोर्सेस, रिसोर्सेस, और तीसरा होता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण कौन सा नहीं होता है बच्चा? प्राधिकार नहीं होता है। मूल्यांकन योजना का अवयव प्राधिकार नहीं होता है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्राधिकार जो है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन प्लान। अथॉरिटी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन प्लान, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस और रिसोर्सेज, ये सभी किसके प्लान है? एवोल्यूशन के प्लान है, एवोल्यूशन प्लान के कंपोनेंट है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट है जी। नेक्स्ट की हम बात करें,
किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियां और कठिनाइयों को पहचान पर बल दिया जाता है? किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? कौन सा प्रकार का मूल्यांकन एवोल्यूशन ऐसा होता है, जल्दी से बताएंगे। इन विच टाइप ऑफ असेसमेंट एम्फेसाइज इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द शॉर्टकमिंग्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर? संकलनात्मक मूल्यांकन में, अनुवर्ती मूल्यांकन में, या हम बात करें आपका यहाँ पर नैदानिक मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर बच्चा ध्यान देना, जब हमने बात की है कि अधिगमकर्ता की कमियों और उनकी कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है, तो बच्चा वो नैदानिक में होता है। ठीक है, किस में होता है? नैदानिक में, नैदानिक मूल्यांकन में, जिसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होता है? हम निदान करते हैं ना, पहले हमें बच्चों की कमियों और कठिनाइयों का पता चलता है, तभी तो हम उनका निदान करेंगे। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण उन्हें दिया जाएगा फिर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट पर हम बल देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्थितिक पत्रक क्या होता है? स्टेटस शीट इज, स्टेटस शीट है क्या, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। व्हाट इज स्टेटस शीट? जल्दी से बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्टेटस शीट क्या है, जल्दी से बताएंगे बच्चा। यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, शैक्षिक आलेखों का संग्रह करना स्टैटिक आपका शीट है, स्टेटस शीट है ना। समीक्षा आलेख प्रदान करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू पेपर ना। अ समरी ऑफ एक्सटेंडेड रिसर्च, गलत है। मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना है, हाँ जी ये ट्रू है। हाईलाइटिंग इश्यूज एंड प्रेजेंटिंग अ पोजीशन, करेक्ट आंसर कौन सा है? स्टेटस शीट किसे कहते हैं? स्टेटस शीट कहा जाता है। स्टेटस शीट का क्या काम है, क्या होता है? तो ये हाईलाइट करती है इश्यूज को और प्रेजेंटिंग अ पोजीशन, पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? जब हम लर्निंग करते हैं तो लर्निंग करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे अच्छा कंपोनेंट जो है, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्या है बताओ? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपर्युक्त सभी। बच्चा जब लर्निंग करते हैं तो लर्निंग के लिए कुछ चीजें जो है वो बहुत आवश्यक है, और यहाँ पर जो दी हैं सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पर जो दिए हैं ये सारे के सारे बहुत ही जरूरी होते हैं। अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? तो अधिगम के लिए स्वानुभव भी आवश्यक है, स्वचिंतन भी आवश्यक है, स्वक्रिया भी आवश्यक है, निर्देशन भी आवश्यक होता है, और परामर्श भी आवश्यक होता है। ठीक है, परामर्श भी आवश्यक होता है। तो ये सभी के सभी क्या है? ये अधिगम के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? तो आप कहेंगे सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव आर नेसेसरी फॉर लर्निंग। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? आपने बताना है, ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बता रहा है कि भाई अधिगम जो है इसके लिए जरूरी था। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, इसके लिए अधिगम की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, यह अधिगम है। चलना, भागना और फेंकना 3 से 5 की अवस्था में, या इनमें से सभी। अधिगम कौन सा है यहाँ पर ये बताना है। सबसे बेस्ट इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? तो बच्चा यहाँ पर अधिगम का बेस्ट एग्जाम्पल जो है, देखो लार आना स्वाभाविक बात है, चलना, भागना और फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ये तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो हमें करनी ही होती है, इसके लिए हमें बहुत सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ए वाले ऑप्शन की, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से सीखने मिलती है। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें सिखाते हैं, फिर जब हमें स्कूल में जाते हैं तब हमें पता चलता है, जब हमारी स्कूलिंग होती है कि कब हमें टीचर एंटर करेगा तो हमें खड़े होना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, इस तरीके से बोलना होता है। तो ये क्या है? ये हमने सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है हमें। तो ये क्या है? ये सीखने का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उनमें से बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? Which of the following statements should not be considered as a characteristic of the learning process? जल्दी से बताओ, लर्निंग प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन सा नहीं है? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्या ऐसा है कि सिर्फ शैक्षिक स्थान, मतलब जो शिक्षण संस्थाएं होती है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऐसी जगहें हैं जहां पर अधिगम प्राप्त करा जा सकता है?
बताओ, इसके अलावा कहीं अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, बच्चे घर पे भी तो सीखते हैं। अध्यापक को हाथ जोड़कर नमस्कार करना है, कोई हमारे यहाँ मेहमान है तो उसे कोई अगर हमसे बड़ा है हमें उसके पैर छूने हैं या हमें नमस्ते करना है, ये सब हमें घर में ही सिखाया जाता है। इसके लिए हम क्या कहीं विद्यालय जाते हैं? नहीं। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। हाँ जी, सीखना लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। हाँ जी, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया। हाँ, कई बार ऐसा होता है हम नहीं चाहते हैं कि हम सीखें, पर हम फिर भी सीखते हैं, है ना? तो ये तो सारा सही है। लेकिन अगर हम ए वाले ऑप्शन की बात करें, बच्चा इसको ध्यान से देखेंगे कि एकमात्र साधन सीखने का क्या स्कूल विद्यालय है? नहीं। पहले के जमाने में तो आप अगर बात करें, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, गुरुकुल में रहकर सीख लेते थे। बच्चे घर पे भी सीखते हैं। घर को क्या कहा जाता है? औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र क्या है? भाई हमारा घर ही तो है। तो ऐसा नहीं कि एकमात्र साधन सिर्फ विद्यालय, विद्यालय नहीं गए तो आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा होशियार है और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? इनमें से बताना है कौन सा ऐसा है जिसमें बच्चे को सीखने में कोई सहायता नहीं मिली, ऐसा एग्जाम्पल आपको बताइए। इमिटेशन, मोटिवेशन, स्कूल बैग, रिवार्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें सीखने में सहायता, देखो बच्चे की अगर बात करें, बच्चा देखो अनुकरण से बच्चा दूसरों को अनुकरण करके सीखता है। बड़े बच्चे तो चलो छोड़ दो, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं वो जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, जब कॉलेज जाने लगते हो तो आपके पार लग जाते हैं, आप उड़ने लग जाते हो, तब की बात छोड़ दो। जब आप विद्यालय जाते थे, क्लास फर्स्ट सेकंड केजी यूकेजी कर रहे थे, तब आपको अच्छे से पता होगा, तब आप अपने टीचर्स को बहुत फॉलो करते हो कि मेरे टीचर बहुत अच्छी है, ये करता है, ये करती है, जो भी, तो टीचर को बहुत फॉलो करते हो। रोल मॉडल होते हैं वही टीचर्स बच्चों के। तो यहाँ पर ये अनुकरण के द्वारा सीखते हो, डेफिनेटली सीखते हो। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के द्वारा सीखते हो। हाँ जी, मोटिवेशन बहुत सीखने में कारगर होता है। कई बार हमें अभिप्रेरणा के माध्यम से ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बहुत बढ़िया से सीख लेते हैं। तो ये भी पुरस्कार, कई बार हम पुरस्कार के लालच में सीख लेते हैं कि भाई अगर हमने ये चीज ऐसे सीख ली तो उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम इस चक्कर में सीख लेते हैं। ये तो सारा सही है, लेकिन स्कूल का बस्ता हमारे सीखने में कोई काम नहीं आने का, ये बिल्कुल अलग थलग बात है। ये क्या है? राधा कृष्णा बच्चा, ये बिल्कुल अलग थलग बात है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो स्कूल बैग डज नॉट हेल्प अ चाइल्ड इन लर्निंग। ठीक है, स्कूल बैग डज नॉट हेल्प अ चाइल्ड इन लर्निंग। नेक्स्ट देखिए, मधु गणित में कमजोर है, मेरी तरह मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? आप बताना है आपको कि एक उसके गणित में कमजोर होने का रीजन क्या है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो और अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। आप लैंगिक पूर्वाग्रह से पीड़ित हो कि भाई लड़कियां जो है वो मैथ्स में वीक होती है, ये सही बात नहीं है। उसके माता पिता अनपढ़ है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है कि उसके माता पिता अनपढ़ है तो मधु जो है वो मैथ्स में ही अनपढ़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अनपढ़ लोगों के माँ बाप अगर अनपढ़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अनपढ़ भी नहीं, बच्चे डीएम एसडीएम तक बन जाते हैं। ठीक है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख जाए, बच्चे एकदम गधे बन जाते हैं, तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता। एनवायरमेंट का ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन कंपैरिजन टू हेरिडिटी, ये आपको बताया गया है। ये दोनों गलत हो गए। उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है, आप इसको भी नहीं लगा सकते, आप इसको भी नहीं लगा सकते। आप किसको सही लगाएंगे कि भाई गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है, आप जिस तरीके से मधु को गणित सिखा रहे हैं वो विधि जो है उसके लायक नहीं है, वो नहीं सीख पा रही है उस विधि से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि the method of teaching mathematics is faulty। बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है, मेथड उनको रास नहीं आ रहा, तो आपको मेथड बदलना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि रुचि को मधु को इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से नहीं सीख पा रही, इंटरेस्ट बाद में आता है। ये इंटरेस्ट जो है वो आपका बाद की बात है। जब बच्चा छोटा सा होता है, जब उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके बाद जब वो 5th क्लास में गया, 6th क्लास में गया, तो उसमें बच्चे के इंटरेस्ट से, जैसे जब आप 12th पास आउट कर जाते हो फिर उसके बाद आपके डिसीजंस आप एग्री कर जाते हैं पेरेंट्स। लेकिन 12th तक 10th तक क्या होता है, पेरेंट्स जो कहते हैं आपको वही करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना डेवलप बड़ा नहीं हो पाता। आपको लगता है कि आप बड़े हो गए पर आप असल में बड़े नहीं होते। वो तो वही वाला यहाँ पर हाल है कि आप कहते हो उसकी अध्ययन में रुचि नहीं है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, अब उनको बोल दो कि हाँ ये तो पढ़ना ही नहीं चाहता, पढ़ाते हो ना
पकड़ के बैठा के कि भाई पढ़ लो। तो यहाँ पर गलती यहाँ पर है डी वाले ऑप्शन में। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है, जल्दी से बताएंगे। इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, प्रकाश अवधि और गंध, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे बच्चा। यहाँ पर अगर हम बात करें अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक की, तो बच्चा उद्दीपक, वस्तु, प्रवृत्ति, तो उद्दीपक नहीं हो सकता, गलत है। प्रकाश, ध्वनि, गंध बाहरी है, ये अंदर के नहीं है, ये सभी बाहरी है, ठीक है। ये क्या है, बाह्य कह सकते हैं इनको, बाह्य निर्धारक है। ये क्या है, बाह्य निर्धारक है। जबकि पूछा जा रहा है आंतरिक निर्धारक, तो आंतरिक निर्धारक यहाँ पर क्या है, रुचि, आपका इंटरेस्ट, आपका गोल, आपका एटीट्यूड जो है, ये आपका इंटरनल या सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट होते हैं, ये सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट होते हैं। हाँ जी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, बताओ। द इंटरनल कंडीशन ऑफ फोकसिंग अटेंशन इज, द इंटरनल कंडीशन ऑफ फोकसिंग अटेंशन इज, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरेशन, नोवेल्टी, इंटरेस्ट और साइज। ध्यान को केंद्रित करने का बेटा अवधि ना जी, नवीनता, गलत है, आकार नहीं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा इंटरेस्ट होती है। अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हो तो आप बहुत, जैसे अगर आपको पता है किसी सब्जेक्ट में, जैसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन आपको अगर मैथ्स में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप वो बहुत जल्दी सीखोगे भी, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि आपको मजा आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, तो मैथ्स जो है वो आपका ध्यान केंद्रित करेगी। वैसे ही यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। द इंटरनल कंडीशन ऑफ फोकसिंग अटेंशन इज इंटरेस्ट, क्योंकि ये आपके अंदर से है भाई, कि आप अंदर से उस चीज के लिए क्या है, रुचि रख रहे हैं अंदर से अपने, तो इस वजह से आप उसके प्रति तो आकर्षित होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। अब आपको बोला गया है कि ऐसे बाह्य कारक बताओ जो बच्चे को क्लास में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं, बच्चा क्लास में इंटरेस्ट ना ले पाए, ऐसे ऑप्शंस बताओ। भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकने वाले कारक कौन से हैं, बाह्य कारक। तो बच्चा यहाँ पर आएगा संस्कृति, आपका कल्चर और आपका ट्रेनिंग जो है वो ऐसे बाह्य कारक है जो बच्चे को रुचि लेने में रोकते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर साउथ का नॉर्थ में भेज दो पढ़ने के लिए, तो उसको ना ही यहाँ का कल्चर समझ में आएगा, ना ही उसको जो शिक्षक पढ़ा रहा है क्या पता उसको उसकी ट्रेनिंग भी ना अच्छी लगे, तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, 31 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको 84% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 699 का कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 111 रुपए का। ये हमारे बेस्ट एडुकेटर्स हैं, ये फैकल्टी आपको पढ़ा रही है रेलवे ग्रुप डी के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करा रही है, जिसमें नितिन सर रीजनिंग, आकाश सर मैथ्स, सुशांत सर साइंस, रोहित सर जीके जीएस और हिंदी के लिए हमारे भूपेंद्र सर हैं। ठीक है, तो ये आपके एडुकेटर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, जबरदस्त तरीके से। ज्योग्राफी भूपेंद्र सर पढ़ा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं भूपेंद्र सर एप्लीकेशन पर, तो आप इसको जरूर से जरूर परचेज कर सकते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अपना सिलेक्शन ले पाए, अपना गोल जो हो अचीव कर पाए। अगर अभी तक आपने हमारे एसजीआई कंपटीशन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें।